गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके, जो हमने कल पढ़े थे कैपेसिटर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स। किस जब सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। ठीक, ये जो दिख रहा है ये दिख रहा है, देखिए मैंने कहा था ये होता है किसका साइन, कैपेसिटर का साइन, राइट। अब देखिए हम ए से पढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है, ये ऐसे कनेक्ट हो, जब भी ऐसे कनेक्ट होता है इस तरीके से दिख रहा है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में कनेक्ट होते हैं जब दो रेजिस्टेंस, दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, उनका इक्विवेलेंट आता है क्या, C1 प्लस C2 आता है, करेक्ट। तो इनको ऐड कीजिए, इसको आप ऐड कीजिए, कितना आएगा ऐड करेंगे तो आप देखिए। हाँ, दूसरी बात, यहां पे माइक्रोफैरेड दिया हुआ, आपको माइक्रोफैरेड को यहां पे फैरेड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो है आंसर को, जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसे आप माइक्रोफैरेड में ही रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें इसे बोल देता हूं ये C1 है, मैं इसे बोलता हूं ये C1 है, मैं इसे बोलता हूं C2 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा C1 प्लस C2, कितना आया 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, कितना आया आपका 2 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब देखिए ये तीसरा वाला जो है ये इन दोनों के सीरीज में कनेक्ट है, ये है, फिर ये देखिए इसी लाइन में ये दोनों से किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। हमारा ये हो गया क्या C3, अगेन ये फिर आप देखोगे ये दोनों क्या आपस में क्या पैरेलल में कनेक्ट है, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा ये C5। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, C4 और C5 को, क्या आएगा, यहां से आएगा C4 प्लस C5। C4 आपका क्या आएगा 1 माइक्रोफैरेड, ये भी आएगा 1 माइक्रोफैरेड, ये भी अगेन क्या आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ऐसे केसेस में आपको जब निकालते हैं आपको डायग्राम चेंज हो जाता है, डायग्राम चेंज नहीं करोगे फिर क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। देखिए आपने इन दोनों को सॉल्व किया, आपका एक आया, आपने इन दोनों को सॉल्व किया, आपका एक आया, यानी अब डायग्राम चेंज हो गया। किस तरह चेंज हो गया, इस तरीके से, आपका जो ए पॉइंट था आपका, ठीक, जब आपने सॉल्व किया तो जब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आया वो कितना आया 2 माइक्रोफैरेड। हम फिर आगे बढ़े, हमें कौन मिला, C3 मिला, ये कितना है 1 माइक्रोफैरेड। हम और आगे बढ़े, हमें ये फिर से इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये एक मिल रहा है, हमने फिर एक लगा दिया, ये कितना आया हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब जैसे जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे आपका डायग्राम चेंज, सर्किट का जो डायग्राम है वो चेंज होता चला जाएगा, तो वैसे वैसे आपको डायग्राम मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तभी आप समझ पाओगे। इसको सॉल्व किया, एक आ गया, ये यहीं पे रह गया, इसको सॉल्व किया, एक आ। अब ये आप तीनों देखोगे, तीनों एक लाइन में है, तो ये क्या है, ये सीरीज में आ गया, इसमें आ गया, तीनों को तीनों सीरीज में। हमें पता सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमारा जो होता है 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो कितना आएगा 1/C1 कितना आया 2 माइक्रोफैरेड, दूसरा कितना है 1 माइक्रोफैरेड, और तीसरा हमारे पास है अगेन 2 माइक्रोफैरेड। सॉल्व करें कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया 2 1 3 1 4 4/2। एक चीज का ख्याल रखिएगा यहाँ पे, ये 4/2 क्या आया 4/2 हमारे पास क्या आया, ये 1/C आया है, 1/C इक्विवेलेंट आया कितना 4/2। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सिर्फ C, तो उसको पलट दीजिएगा, जब पलटेंगे तो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, ये उसकी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1/2 माइक्रोफैरेड, 1/2 माइक्रोफैरेड, ये इसका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/2 यानी 0.5 माइक्रोफैरेड आएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से बैटरी गिवन है, प्लस है माइनस है, मैंने आपको सिखाया था जब चार्ज गिवन होता है पता कैसे लगाते हैं। इसमें क्लियर दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा बंदा जो है पैरेलल में कनेक्ट है, कौन सा बंदा सीरीज में कनेक्ट है, पता ही नहीं है। वहां पे हम देखते हैं चार्ज से। चार्ज से कैसे देखते हैं, मैंने आपसे कहा था एक प्लस एक माइनस, जब ये एक का
पोल दूसरे के अपोजिट पोल से कनेक्ट, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, या एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, अपोजिट पोल से कनेक्ट होते हैं, अपोजिट पोल से कनेक्ट होते हैं तो वो होते हैं सीरीज में। किसमें होते हैं? सीरीज में। पर अगर वो सेम पोल से कनेक्ट होते हैं, प्लस माइनस, देखिए इसका प्लस इसके प्लस से कनेक्ट है, इसका माइनस के माइनस से कनेक्ट है, तो वो क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? वो पैरेलल होता है। डायग्राम में देखिए, ये आपका क्या है? बैटरी है। बैटरी ऊपर से गई, ऊपर गई, ऊपर गई, देखिए इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव गया गया गया, यहां तो क्या बनेगा? यहां प्लस बनेगा, ये पॉजिटिव से ये कनेक्ट कर रहा है। अगर एक पॉजिटिव है किसी बैटरी का, अगर एक पॉजिटिव है, अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगा, जाहिर सी बात है। नेगेटिव मैंने बना दिया। अगेन ये गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और ये क्या हो गया? अल्टीमेटली पॉजिटिव। ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या? पॉजिटिव। अब देखिए आप पॉजिटिव, देखिए इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, लेकिन इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी जो C2 C1 है वो सीरीज में कनेक्ट है, और जो C2 C3 है वो किसमें? पैरेलल में कनेक्ट है। देखिए फिर से बोल दे रहा हूं मैं, बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है, यानी यहां बनेगा पॉजिटिव, अल्टीमेट दूसरा बनेगा नेगेटिव। बैटरी का नेगेटिव ऐसे गया, यहां पे टच किया, यानी ये नेगेटिव हो गया, फिर वो ऐसे तो यहां भी गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक, तो एक नेगेटिव होगा दूसरा अल्टीमेट पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? सेम पोल से पैरेलल हो जाएगा। अब पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, सीरीज में हो गया। यानी अब ये डायग्राम आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? इस तरीके से, देखिए दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। फिर इन दोनों से ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, दोनों से क्या अपोजिट में कनेक्ट है, यानी क्या? इन दोनों के साथ ये सीरीज में कनेक्ट है, यानी अब डायग्राम मॉडिफाई होकर ये हो गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी पैरेलल में है, पैरेलल में निकालिए क्या होता है पैरेलल में? ये होता है 5 प्लस 5 हो जाएगा डायरेक्ट। कितना आ गया मेरे पास? 10 आ गया है। उसके बाद 10 आ गया। अब जो 10 आया यहां पे आया तो आपने यहां पे लिख दिया। अब जो नया वाला आया इसके आपस में क्या हो गया? सीरीज में हो गए। अब सीरीज में हो गए तो सॉल्व कीजिए। 1/c इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/10 प्लस 1/10, तो कितना आएगा? ये 10 आएगा। 2 आया। ठीक, तो कितना है c इक्विवेलेंट? 2/10, तो c इक्विवेलेंट आया जो 10/2, कितना आया हमारे पास? 5 आया। कितना आया हमारे पास? 5 आया। क्या आंसर? क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक, चलिए तीसरा जो हमारा टाइप बनता है इसमें, तीसरा टाइप वो भी देख लीजिए आप। फाइव आया। ठीक, 5 माइक्रो फैरेड। ठीक, तीसरा निकालते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन इसका, ये देखिए अगेन इस तरह से दिए हुए। अब तो अच्छी बात होगी, देखिए आपको अब चार्ज भी इसने दे दिया है, चार्ज भी इसने दे दिया है। ये पॉजिटिव से पॉजिटिव करंट है, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव से नेगेटिव करंट है, नेगेटिव करंट है, नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी ये आपस में क्या है? इसका नेगेटिव उसके नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी क्या आपस में सेम पोल से कनेक्ट है। जब सेम पोल से कनेक्ट क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। यानी इसको मॉडिफाई कीजिए, मॉडिफाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये तो मॉडिफाई करेंगे आप तो देखिए, यानी ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। एक 5 माइक्रो फैरेड है और एक क्या है? 6 माइक्रो फैरेड है। ठीक, अब दोनों को पैरेलल में क्या होता है? दैट प्लस होता है, दैट प्लस करवा दीजिए। 5 प्लस 6 कितना है? 11 माइक्रो फैरेड हो गया। ठीक, तो ये आपके 3 क्वेश्चन होते हैं किसके? माइक्रो फैरेड से रिलेटेड। जो भी आपका सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, उससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारा आपका टॉपिक बनता है ठीक, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर। डायरेक्ट फार्मूला याद लिखवा रहा हूं, आपको याद करना है, बाकी प्रूविंग से आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रूविंग से आपको इस टाइप के एग्जाम्स में क्या होता है, देखिए ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। बेसिकली 3 फार्मूले होते हैं, आपको कम से कम एक तो याद होना चाहिए, एक की हेल्प से आप बाकी 2 मोड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, देखिए आपने याद कर लिया हाफ सी वी स्क्वायर, सी क्या था आपका, कैपेसिटेंस, क्या था, कैपेसिटेंस। वी क्या था, वोल्टेज था, वी क्या था, वोल्टेज था। एक तो आ गया, दूसरा कैसे निकालूंगा, देखिए आपको पता है, कल आपको बताया था Q इक्वल टू क्या था, Q इक्वल टू सी वी था, तो वहां C कितना हो जाएगा, C वहां हो जाएगा Q अपॉन V। C कितना हो जाएगा वहां पे, Q अपॉन V। तो यहाँ पे C की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, जब C की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हाफ C की आ गया क्या, Q अपॉन V इंटू वी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास दूसरा फार्मूला जो आ रहा है हाफ Q इंटू वी आ रहा है, चार्ज इंटू वोल्टेज। एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया, एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया है। तीसरा फार्मूला देखिए, एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला तो ये हो गया, तीसरा देखिए आप, तीसरा अगेन यहां से v के टर्म में निकालूं तो v कितना हो जाएगा, यहाँ पे v यहां से हो जाएगा Q अपॉन सी, कितना हो जाएगा, Q अपॉन सी। Q अपॉन सी को यहाँ पुट कीजिए तो कितना आएगा आपके पास, देखिए हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी कितना है, Q अपॉन सी, तो पुट कीजिए Q अपॉन सी, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ सी Q का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा क्या, हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी। ये आपका होगा तीसरा फार्मूला। ये 3 फार्मूले होते हैं किसके, 3 फार्मूले होते हैं किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ Q इंटू सी, Q इंटू वी, हाफ Q स्क्वायर इंटू सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे से टॉपिक है क्या, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, वो देखिए ठीक। एनर्जी डेंसिटी आप देखिए, ठीक। एनर्जी डेंसिटी, देखिए शॉर्टकट्स क्या होते हैं याद करने, पर ये समझिए डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है, नॉर्मल डेंसिटी होता है आपका, जैसे जो से आप दिखाते हैं वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है वो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अपॉन में क्या आता है, वॉल्यूम में आता है, तो नाम से ही लग रहा है एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कल को बताया था, मैंने कल आपको वॉल्यूम पहली क्लास में, वॉल्यूम होता है क्या, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। मैं अगर तोड़ के लिखूं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया की भी यूनिट होती है, और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की भी यूनिट होती है। यानी कि मैं वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं, मैं वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं। तो बस कुछ नहीं करना है, ये होता है क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जो अवेलेबल रहती है उसे एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी आपने कहा कि आपकी जो एनर्जी होती है वो U होती है, कितनी होती है, U होती है। तो U अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। इसको दिखाते हैं स्मॉल u से, कंफ्यूज मत होगा, सिर्फ एनर्जी को कैपिटल U से दिखाते हैं, एनर्जी डेंसिटी दिखाते हैं किससे, स्मॉल u से दिखाते हैं, ठीक। वॉल्यूम, वॉल्यूम के यहां मैं एरिया इंटू ये लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, एरिया इंटू डिस्टेंस या लेंथ लिख सकता हूं। तो ये एक और फार्मूला याद हो गया किसका, एक और फार्मूला आ गया आपके पास एनर्जी डेंसिटी का, राइट। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या होता है, देखिए इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और याद रखिए सेम, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, ये होता है
हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। आप पूछे एनर्जी डेंसिटी और आपको कैपिटल यू गिवन ही ना हो तो कहोगे सर कैसे निकाले, कैसे ना एरिया गिवन है लेंथ गिवन है, निकाले कैसे? एक फॉर्मूला होता है इसका एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, इसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, अब हम जानेंगे डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर ही होता है। फर्क क्या होता है उसमें? एक डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट बट permits to exert electrostatic force on one and another. Dielectric is basically insulator but can be polarized. अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है पोलराइज, पहले वो समझिए आप। एक टर्म आ रहा है क्या? पोलराइज। ठीक, पोलराइज, पोलराइज से क्या समझते हैं आप पहले ये देखिए। पोलराइज या पोलराइजेशन होता क्या है ये देखिए। मैं बोल रहा हूं, पहले टर्म समझिए आप। मैं बोल रहा हूं कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि उस बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है बट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दोनों बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दोनों बराबर है। जब बोल रहा हूं ये बॉडी चार्ज्ड है, इसका मतलब वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो अनइक्वल है, कोई ज्यादा है कोई कम है। ठीक, यहां पे क्या हुआ? हमने कहा कि बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी न्यूट्रल है, 1 2 3, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है। ठीक, सब आपस में मिलकर बैठ आपस में इस तरीके से मिले हुए हैं। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिले के बैठे हुए हैं। ठीक, जब आप इसके पास, इस बॉडी के पास कोई बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हो, सपोज दैट मैं इसके पास कोई चार्ज लेके आया, कौन सी? प्लस वाला। कौन सा लेके आया? प्लस वाला। आपको पता है प्लस प्लस रिपेल करता है, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर क्या किस शेप में आ जाएंगे? ये देखिए, पॉजिटिव वाले दूर चले जाएंगे इससे और नेगेटिव वाले इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि पहले बॉडी चार्ज थी, पहले बॉडी न्यूट्रल थी, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे। अभी भी बॉडी न्यूट्रल है बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव, बट अब हुआ ये कि पॉजिटिव वाले सारे एक तरफ चले गए, नेगेटिव वाले सारे एक तरफ चले गए, जिससे क्या हो गया? पोल्स डेवलप हो गया। इससे क्या हो गया? पोल्स डेवलप हो गया कि पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन। नाम से लग रहा है पोलर, पोलैरिटी डेवलप हो गई है पॉजिटिव और नेगेटिव की। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक का क्या आया कि ऐसे इंसुलेटर जिसमें आप पोलराइजेशन कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। उसे क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। ठीक, चलिए ये हो गया। चलिए ये ठीक। अब हम जानेंगे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इफेक्ट क्या होता है आपके किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। ठीक, देखिए मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे कहा था कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वो था कैपेसिटेंस था, क्या था? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D था, करेक्ट। बट कहानी चेंज हो जाती है, कहानी चेंज होती है। कब कहानी चेंज होती है? जब आपने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी स्लैब कोई रेक्टेंगुलर शेप में डाल दिया, जो बीच में खाली स्पेस था एयर के, जहां पे वहां आपने डाल दिया, तब क्या चेंजेस आएंगे? तब क्या चेंजेस आएंगे ये देखना है आपको। ये देखना है आपको कि कितना आएगा। चलिए
इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल द एंटायर स्पेस T इज इक्वल टू डी, देन क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट इंक्रीजेस के टाइम्स विद द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, देखिए हमने कहा अब एयर के जहां कोई मीडियम आ गया, क्या आ गया, कोई मीडियम आ गया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी अब एयर मीडियम नहीं है, जब एयर मीडियम नहीं है तो ये चेंज कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के जहां क्या आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आ गया तो खुलेगा कैसे, ये खुलता है एप्सिलॉन इनटू के, कल मैं पढ़ा चुका हूं इस बात को, ठीक, के से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्या आया, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस बढ़ाओगे डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर 10 टाइम्स बढ़ाओगे तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, यानी हमारे जो कंक्लूजन आया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, ठीक। चलिए अब देखिए वॉन डी ग्राफ जनरेटर, जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अपलोड करवा दूंगा, बट देखिए आपको पहले प्रिंसिपल से पढ़ लीजिए, प्रिंसिपल क्या है इसका वॉन डी ग्राफ जनरेटर का। एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर। वॉन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक, देखिए प्रिंसिपल क्या है, वॉन डी ग्राफ जनरेटर बेस्ड ऑन दी टू फिनोमिना, कौन से फिनोमिना है, डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। आप कहोगे अब शार्प पॉइंट क्या होता है, पहले ये समझिए, जिसे आप कोरोना डिस्चार्ज बोलते हो, समझ लीजिए पहले, डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज, मतलब क्या है इसका, देखिए इसमें होता क्या है, नाम क्या लगा, शार्प पॉइंट, मतलब पॉइंटेड नीडल होता है इस तरह से, ये इस तरह पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, पॉइंट से क्या होगा, आपने कहा द पॉइंट एंड ऑफ कंडक्टर इज हाईली कर्व्ड, रेडियस इज स्मॉल। देखिए हमने कहा प्लस चार्ज के पास है, प्लस है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेडियस कम है एज कंपेयर टू यहां पे क्योंकि एंड पॉइंट एंड हो गया बिल्कुल, वहां पे रेडियस बहुत कम है, यहां पे रेडियस बहुत ज्यादा है, तो रेडियस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द पॉइंट एंड विल बी वेरी हाई बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन। तो यहां पे आपका जो एयर फ्लो हो रही है, एयर आ जा रही है, तो यहां पे क्या होगा, पॉइंटेड एंड पे आयोनाइजेशन जो होगा बाय एयर ज्यादा होगा, बाय एयर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉइंटेड एंड विल बी वेरी हाई may cause ionization. The opposite charge ion pointed end while similar charge. Fresh air molecule near point end take away its charge setting electric wind. This process of pointed, देखिए आपने कहा पॉइंट एंड पे चार्ज था, जब फ्लो होगी एयर के अंदर भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हो सकता है वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर चला जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर चला जाए, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, कोरोना डिस्चार्ज। इसकी चीज का डिस्चार्ज होना, पहले पॉजिटिव था, एयर आई, एयर में नेगेटिव है, तो एयर जो है पॉजिटिव के साथ मिलकर न्यूट्रल करके उसे लेकर चली गई इस पूरे चार्ज को, इसके बाद वो क्या चार्ज कम हो गया, मतलब क्या डिस्चार्ज हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, कोरोना इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट। इसी में कौन बेस होता है, वॉन डी ग्राफ जनरेटर, वॉन डी ग्राफ जनरेटर। ऐप पे मैं इसका वर्किंग और पूरा कंप्लीट डायग्राम आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू चैप्टर, वो है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो देखते हैं आप। चलिए बेसिक से उठाते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से। करंट होता क्या है,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? चैप्टर 3 बराबर डिस्कस कर लेते हैं। करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, बेसिक चीजें लिखवा देता हूं आपको। Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई क्या आ जाएगा वहां पे? Q अपॉन टी। मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में गिवन टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या हो जाएगी करंट की? एम्पियर। क्या हो जाती है? एम्पियर। एक एम्पियर इसके बराबर होता है, इसका कूलाम हुआ, इसका सेकंड हुआ, यानी एक एम्पियर जो बराबर होता है वो बराबर होता है एक कूलाम पर सेकंड के। तो याद रखिए, कभी कभी ओपन करवाते हैं एम्पियर को कूलाम में, तो एक एम्पियर जो होता है वो होता है क्या? कूलाम पर सेकंड में होता है। ठीक, चलिए दूसरी बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? पहले हम जल्दी पहले हम टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। आगे मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस कि दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल जाता है तभी करंट फ्लो होता है। तो क्या होता है? देखिए, आपने कहा ये लो पोटेंशियल पे है कोई चार्ज, ये हाई पोटेंशियल पे है। इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जो ले जाने में जो वक्त खर्चा हुआ, वर्क डन किया गया, काम किया गया, वही क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? देखिए, इसको डिनोट जो करते हैं हम ईएमएफ को, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ हम जो डिनोट करते हैं वो दिखाते हैं हम एप्सिलॉन से, सिर्फ एप्सिलॉन से। याद रखिए परमिटिविटी नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये परमिटिविटी नहीं है, ये क्या है? ईएमएफ। ये होता है वर्णन किया गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए, W अपॉन क्यू। अब ये एक 11वीं क्लास में पता होगा आपको, 11वीं क्लास का, कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर सकता हूं यहां पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका फिर से? F इंटू डी अपॉन क्यू। तो ये आपको इस तरीके से भी ओपन अप कर सकते हो। दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आपको दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरी बात देखिए आप, ठीक, एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला देखिए पहले आप इसी के साथ साथ। एक ये हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा भी देखिए, आपको मैंने कल पढ़ाया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, वो होता है F अपॉन क्यू। क्या होता है F अपॉन क्यू? तो F क्या यहां से हो जाएगा? वो हो जाएगा E इंटू क्यू। क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए, इस वैल्यू को यहां पे कहां पे पुट करेंगे? यहां पे, जो ये हमारे पास आया है F पे, तो पुट कीजिए। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा आपको दिखा रहा हूं मैं। तीसरा देखिए आप, F यहां पुट करें तो क्या आ जाएगा? ये E इंटू क्यू इंटू डी अपॉन क्यू, इंटू डी अपॉन क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आया? E इंटू डी आया। क्या आया? E इंटू डी। अब याद रखिएगा, एक यहां पे एक रिलेशन आता है। कौन सा रिलेशन आता है? देखिए, पोटेंशियल का V इक्वल टू होता है, वो होता है E अपॉन L। क्या होता है?
ये होता है, हाँ राइट, ये होता है E इंटू एल, E इंटू एल। यहां से जो E आता है वो आता है V अपॉन एल आता है। तो इस एल मतलब क्या, लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे क्या डी से दिखाया, इस वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे इसकी जहाँ पे आप V लिख सकते हो, तो V लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हमारे पास आया क्या, V आया। क्या आया, ये तो 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे। किसके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सएलएन क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले आपके सारे आंसर्स, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं किस पे, अपने ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या होता है, पहले आपको 9वीं क्लास के बाद सिखाता हूं। ओम्स लॉ 9वीं क्लास में आपने ये पढ़ा, 9वीं क्लास में, जो अपने हाई स्कूल में अपने रट्टे लगाए होंगे, रट्टे लगाए होंगे कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end and at a specific temperature। देखिए, at a specific temperature, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। ओम्स लॉ, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, कोई आई करंट फ्लो हो रहा, जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। जब इसको ऐसे लिखेंगे, ये हटेगा तो यहाँ पे क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे कंडीशन लगी है, जब बोलोगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, टेम्परेचर वहां कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ की तो ये रिलेशन अप्लाई नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा ये। ठीक, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो डायग्राम यहां से क्या आता है, V और I के बीच में, V और I जो डायग्राम यहाँ पे आता है, ये I हो गया, ये V हो गया। अगर जैसे मैं V बढ़ाऊंगा वैसे I भी बढ़ेगा, यानी ये क्या, लीनियर आता है। क्या आता है, लीनियर ग्राफ आता है। ग्राफ क्या आता है, लीनियर। क्यों, जैसे तो मैं V बढ़ाऊंगा वैसे I भी बढ़ेगा, तो देखिए बढ़ रहा है। ठीक, चलिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है वायर की जो किसी भी करंट को फ्लो करने में अपोज करती है। क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करती है। देखिए रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। क्या होती है यूनिट रेजिस्टेंस की, ओम। इसे OHM भी लिखते हैं, ओम ऐसे। ठीक, ये किसी वायर का वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी करंट के फ्लो करने के में उसको अपोज करती है। ठीक, आया नोटेशन देख रहे, नोटेशन क्या क्या होते हैं रेजिस्टेंस के। फिक्स रेजिस्टेंस है, क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। अब 10 ओम लगाया, 10 ही ओम लगा हुआ है, उसको वो ऐसे लिखा होता है। ठीक, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिखा हो, डिब्बे में ऐसी तरह लिखा होता है ऐसे। दूसरा वेरिएबल लो, मतलब चेंज हो रहा हो या आप चेंज कर सकते हो उसे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये होता है इस तरीके से, क्रॉस लाइन होगी, अगेन यहां पे बनाऊं तो क्रॉस लाइन होती है, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब सवाल ये है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को आप नापते कैसे हैं, रेजिस्टेंस को आप नापते कैसे हैं। देखिए मैंने अभी आपसे कहा फॉर्मूला जो आया V इक्वल टू आई आर आया, V इक्वल टू आई आर आया, तो R यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन आई। क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। किसी सर्किट में आपको निकालना रेजिस्टेंस कितने आ रहे हैं, तो वहां पे आप क्या निकाल लीजिए, उसका वोल्टेज निकाल लीजिए, उसका करंट निकाल लीजिए। वोल्टेज और करंट की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है। तो सवाल ये उठता है, सर वोल्टेज कैसे निकालें। सवाल ये होता है कि सर वोल्टेज कैसे निकालें। आपको पता होगा वोल्टेज नापने को क्या बोलते हैं, वोल्टेज जिससे
मेजर किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? वोल्ट मीटर। लिख दे रहा हूं, वोल्टेज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। ठीक। दूसरी बात, करंट कैसे ना निकालेंगे? करंट मेजर्ड बाय एमीमीटर। दूसरी बात है, तो एक बात हो गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, सपोज है आपको किसी सर्किट का वोल्ट निकालना है, क्या? वोल्टेज। क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। आप कैसे निकालोगे? आपको बस उस सर्किट के लगाना पड़ेगा। उस सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे लगाओगे? याद रखिए, उस सर्किट में हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, सर्किट के पैरेलल में जुड़ता है, ये पैरेलल ज्वाइन करता है सर्किट में, इस तरीके से। एक नंबर में क्वेश्चन आता है। और एमीटर क्या होगा? एमीमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। किसके? सर्किट के। सीरीज में कनेक्ट करता है, सीरीज में ज्वाइन करता है। क्वेश्चन आता है एक नंबर, याद रखिएगा। ज्वाइन करता है किसमें? सीरीज में। वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, अब हम जानेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये देखिए। रेजिस्टिविटी, एक और ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं एक और नाम। कौन सा नाम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब इससे मतलब क्या? नाम से लग रहा है स्पेसिफिक, मतलब फिक्स है। क्या फिक्स है? अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। कॉपर का अलग हो गया, ठीक, आयरन का रेजिस्टेंस अलग हो गया, ठीक, अलग अलग मटेरियल, एल्युमिनियम का अलग हो गया। तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा उसका वैसे उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए नाम उसका क्या आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक। दूसरी बात, रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी को दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। कि कौन सी बातें याद रखनी है आपको? 3-4 बातें याद रखनी है। कौन सी बातें याद रखनी है? जो रेजिस्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस से पढ़ता है, रेजिस्टेंस से। आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के। मतलब कि जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात क्या? R इंटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप, ये वायर है, इस वायर का ये वाला पोर्शन गोल वाला, जितना मोटाई उसकी है, जैसे उसकी मोटाई यानी क्या? एरिया किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अरे ये आपका वायर होता है, बीच से काट दूं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, यानी ये एरिया जो है ये वाला पूरा, इसे बोलते हैं ये वाला। ठीक। वो जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, यानी मोटाई अगर बढ़ेगी वायर की तो रेजिस्टेंस वहां पे कम हो जाएगा, मतलब करंट बढ़ जाएगा। ठीक। इनको साथ में लिखिए तो क्या बनेगा? आप इनको साथ में लिखेंगे, दोनों मिला तो क्या आया? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। डायरेक्टली साइन हटेगा तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आता है रो। कांस्टेंट आता है हमारे पास क्या? रो L अपॉन A। यही रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। ठीक। सवाल ये, यूनिट बताइए। यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए ये फार्मूला आ गया, याद होना चाहिए आपको। R इक्वल टू रो L बाई, आपको याद होना चाहिए। अब यहां से रो निकालो, रो कितना आ जाएगा हमारे पास? रो हो जाएगा RA अपॉन L हो जाएगा। RA अपॉन L हो जाएगा। आपको पता है R की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ क्या होती है? मीटर होती है। कट जाएगा तो क्या आएगा? ओम मीटर। क्या आया? ओम मीटर। किसकी यूनिट होती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की, या फिर बोले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, कितने मीटर में वो कितने ओम रेजिस्टेंस आ रहा है।
कितने ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। डिफाइन करने को बोलूं अगर मैं आपसे कि आप डिफाइन कीजिए 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी को, 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी को। जाहिर सी बात, देखिए कल आपको एक टेक्निक सिखाई थी, क्या था टेक्निक? टेक्निक क्या था? इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। बोल रहा है कि आप 1 ओम मीटर को डिफाइन कीजिए। क्या कीजिए? आप 1 ओम मीटर को डिफाइन कीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए हमारे पास क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल, ये रो बोल रहा 1 ओम, मतलब यहां पे 1 आना चाहिए। यहां पे 1 कब आएगा? जब आर 1 हो, ए 1 हो और एल भी 1 हो। मतलब जब किसी वायर का लेंथ 1 मीटर हो, जब किसी वायर का लेंथ 1 मीटर हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और रेजिस्टेंस क्या हो? 1 ओम हो। जब किसी वायर का लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और रेजिस्टेंस 1 ओम हो, उस वक्त जो उसकी रेजिस्टिविटी जो आएगी वही क्या होगी? 1 ओम मीटर। तो आपको यहां 1 लाना, हर जगह 1 रख दीजिए, हर जगह 1 रख के उसको डिफाइन कर दीजिए। जब R1 हो, A1 हो, L1 हो, तो आपका रो भी 1 आएगा, रो भी 1 आएगा। ठीक, अब हमारे पास आ रहा नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है? चलिए, आपने पढ़ी रेजिस्टेंस और आपने पढ़ लिया क्या? रेजिस्टिविटी। आपका यही सेम टॉपिक केमिस्ट्री में भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वहां पे सेम टॉपिक वहां पे भी आता है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखिए वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए पहला आपका है क्या इसी में? कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। कुछ नहीं याद करना, 1 नंबर में क्वेश्चन है। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ किसका? रेजिस्टेंस का। किसका? रेजिस्टेंस का। इसे दिखाते हैं कैपिटल जी से, याद रखिएगा। किससे दिखाते हैं? कैपिटल जी से। यानी कैपिटल जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब कि 1 अपॉन के फॉर्म में होगा। ठीक, ये फॉर्मूला किसका होता है? कंडक्टेंस का होता है। डिफाइन कैसे करें? डिफाइन जाहिर सी बात है, जिस किसी करंट, किसी वायर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उसमें उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उसमें उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो क्या आएगा? ये कंडक्टेंस आएगा। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी क्या? अब देखिए, हाँ आपने कहा ये क्या है? ओम। ये 1 अपॉन आर है, तो 1 अपॉन आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आएगा? जी का। जी की यूनिट आएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या फिर इस तरीके से लिखिए, इसको एक और होता है, क्या होता है? देखिए उल्टा भी लिखते हैं, माओ, MHO। ओम को ऊपर गया -1 की, जहां क्या लिखते हैं? माओ भी लिखते हैं। तो ओम इनवर्स माओ, या फिर एक और यूनिट होती है, क्या होती है? साइमन। क्या होती है? साइमन, कैपिटल S। 3 यूनिट होती है, याद रखिएगा। किसकी? कंडक्टेंस की। किसकी? कंडक्टेंस की 3 यूनिट होती है। याद रखिए, कैपिटल जी से दिखाते हैं इसे। 1 अपॉन आर होता है, साइमन इसकी यूनिट होती है, 3 यूनिट होती है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं किस पे? कंडक्टिविटी पे। किस पे? कंडक्टिविटी। देखिए बहुत इजी टॉपिक है दोनों ये। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? इसको दिखाते हैं यहाँ पे सिग्मा से। केमिस्ट्री में के कप्पा से दिखाते हैं, यहाँ पे सिग्मा से दिखाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अगेन ये भी कंडक्टेंस आपका रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। कंडक्टिविटी आपकी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। कुछ नहीं करना है। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, अगेन आपने कहा कि रेजिस्टिविटी यूनिट क्या थी? ओम मीटर थी। क्या थी? ओम मीटर। आप ये ऊपर जाएगा तो यहां पे हमारे पास यूनिट जो आती है कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी जो यूनिट आएगी हमारे पास आएगी, वो आएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक और यूनिट क्या बनेगी? ओम को क्या बोलता हूं मैं? साइमन। अब बनती है क्या? साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स। ठीक, तो क्या हो गया? आपकी कंडक्टिविटी हो गई। क्या हो गई? कंडक्टिविटी हो गई। तीसरा टॉपिक इसमें हमारा है, तीसरा टॉपिक
लिख लीजिए आप वीडियो पॉज करके। ठीक, से टॉपिक जो हमारे से बनता है वो बनता है तीसरा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको दिखाते हैं जे से। ये दिखाते हैं जे से, दिखाते हैं। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब ये आपका वायर है, ये आपका वायर है। उस वायर में जितना नॉर्मल, ये नॉर्मल का नॉर्मल ये होता है, उस नॉर्मल से के परपेंडिकुलर जितना चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पर एक सेकेंड में, और उस इतने एरिया में पर एरिया में से जितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में पास हो रहा है वही क्या है? करंट डेंसिटी। फिर से बोल दे रहा हूं, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। जे होता है आई अपॉन ए। आई अपॉन ए, नाम डेंसिटी है तो डेंसिटी नीचे वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम मत लिख दीजिएगा गलती से। ठीक, करंट पर यूनिट एरिया आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। क्यू इक्वल टू आई टी, वहां से आई क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। क्यू अपॉन टी होता है, यहां पुट कीजिए तो क्या आएगा ये? तो यहां पे क्यू अपॉन टी भी आप रख सकते हो, यहां पे आप रख सकते हो आई की जगह पे। ठीक, चलिए ये तब की बात थी जब जो है आपका क्या था? आई इक्वल टू, हाँ देखिए यहां से और देखिए, यहां से आई क्या होगा? जे इंटू ए होगा। क्या होगा? जे इंटू ए। यहां पे डॉट में खुलता भी है ये, जे ए कॉस थीटा। जे ए कॉस थीटा क्या होगा? अगेन मान लीजिए आपका ये इस तरीके से है, आपने इस तरीके से लिख दिया इसको, और ये फ्लो हो रहा है तो जो आपका जो भी एंगल बनेगा वही क्या होगा? यहाँ पे थीटा होगा। ठीक, थीटा होगा। तो दोनों याद रखिएगा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए और जे डॉट ए कॉस थीटा। ठीक, ये क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो यूनिट की यहाँ पे होती है। अगेन नाम से लग रहा है आई क्या होता है? एम्पियर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी हमारे पास? जो हमारे पास जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट आ रही है। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं किस पे? वेक्टर फॉर्म ऑफ। हाँ चलिए, एक नंबर में आपको जो याद रखिएगा, एक और दो फार्मूले होते हैं। डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला लिखवा दे रहा हूं। आपने तो डिफाइन कर लिया, करंट डेंसिटी ये होती है, फार्मूला ये होता है। करंट डेंसिटी का फार्मूला किसके टर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और रेजिस्टिविटी के टर्म में क्या आएगा? चलिए लिख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन आ सकता है। जो रिलेशन होता है, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर के फॉर्म में, वो होता है इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो इनटू करंट डेंसिटी जे। एक फार्मूला तो ये होता है। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या होता है? जे इज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू ई। बात वही पर इसको उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, तो कंडक्टिविटी के टर्म में और रेजिस्टिविटी के टर्म में आपको करंट डेंसिटी पता होनी चाहिए। करंट डेंसिटी पता होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन? देखिए, देख लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। ठीक, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन किसका? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर।
और सेमीकंडक्टर। ठीक, देखिए जैसा कि मैं कह चुका हूं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है बहुत आराम से, एक जिसके रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। सवाल यहाँ पे हमने कहा कंडक्टर्स की आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है, लो रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टिविटी। रेंज याद रखिएगा, रेंज से क्वेश्चन आता है। रेंज क्या है इसका? 10 to the power -8 ओम मीटर से लेकर के लाई करता है ये 10 to the power -6। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है ये कि किस रेंज में लाई कर रहा है वो। ठीक, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है इस वक्त? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। कौन है? सिल्वर। उसके बाद कौन आता है? कॉपर। सिल्वर हो गया, कॉपर होती है, कौन आता है? एल्युमिनियम आता है। कौन आता है? एल्यूमिनियम। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है? इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो पाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना हाई होता है? वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टिविटी। वेरी हाई रेजिस्टिविटी कितना होता है? मोर देन 10 to the power -4 ओम मीटर। मोर देन 10 to the power -4 ओम मीटर। ठीक, एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है, कभी कभी लिख दे रहा हूं सारे एग्जाम्पल। रबर इंसुलेटर होता है, और कौन? ग्लास इंसुलेटर होता है, और कौन होता है यहाँ पे? रबर, ग्लास। ठीक, और आपका बैकेलाइट पता है क्या होता है? अरे कुकर का जो हैंडल नहीं होता है, ब्लैक वाला हैंडल ऊपर जो लगा होता है, ब्लैक कुकर पे हैंडल के साइड पे, उसे वही होता है बैकेलाइट। ठीक, तीसरा हमारे पास है क्या? सेमीकंडक्टर। क्या है ये? सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है? इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बीच में, ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करते हैं। मतलब इस तरीके से कंडक्टर रहेगा, सेमीकंडक्टर रहेगा, और इंसुलेटर देखिए, कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई रहेगी, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम रहेगी, लेकिन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करेगी। मतलब इनकी जो है आपकी कनेक्टिविटी कंडक्टर तो कम रहेगी, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा रहेगी। अगेन मैं जो रेजिस्टेंस के टर्म में बोलूं, इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से तो हाई होगी, लेकिन इंसुलेटर से कम रहेगी, रेंज क्या होगा? 10 to the power -6 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर +4 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर एग्जांपल याद रखिएगा, एक नंबर में आता है ऐसा एग्जांपल। सबसे फेमस सिलिकॉन, सबसे फेमस क्या? सिलिकॉन। फिर कौन है? जर्मेनियम। फिर क्या है? जर्मेनियम। ठीक, तो आपके 2-3 एग्जांपल आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कलर कोडिंग से। क्या आता है? कलर कोडिंग से। कलर कोडिंग किसके? रजिस्टर्स के कलर कोडिंग से। रजिस्टर्स के कलर कोडिंग से। रजिस्टर होता क्या, पहले ये जानते हैं? नाम से ही लग रहा है, बताने की क्या जरूरत है? रजिस्टर ऐसे डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब जिनमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रजिस्टर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? रजिस्टर बोलते हैं। इसमें कोडिंग होती है इस तरीके से,
आपको मैं भी नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाता हूँ मैं फोटो इसकी। इस तरीके से होता है ये कोड स्ट्रिप होती है, इस तरीके से 2-3 स्ट्रिप होती है, एक यहाँ पे होती है, तो अलग अलग, कोई ग्रीन या कोई ब्लू, कोई ये, यहाँ पे इसे बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको, टॉलरेंस। ठीक, तो 2-3 यहाँ पे कलर होते हैं, यहाँ पे एक टॉलरेंस होता है, आपको दिखाता हूँ नई क्लास पे। आज की क्लास अब यहाँ पे अभी मैं रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपको हम क्या सीखेंगे, कलर कोडिंग सीखते हैं। ठीक, चलिए। और बाकी इसके जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो ऐप पे अपलोड कर दूंगा। और कल की क्लास में मैं पीडीएफ भी लेके आऊँगा क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी पीवाई को भी मिल जाएंगे आपको, जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं किसी टॉपिक से, चैप्टर से, वो भी आपको मिल जाएंगे ऐप के थ्रू। ठीक, थैंक यू।